अच्छा, ज्यादा तो आप लोग बताते नहीं है, कुछ कुछ लोग बताते हैं मेरे को कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। तो दो तीन लोगों ने बोला कि सर ये मैटसन क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आया। राइट, देखो मैटसन क्लासिफिकेशन किसके साथ डील करता है? ये डील करता है रेकरेंट, बार बार होने वाली डिसलोकेशन। किसकी? शोल्डर जॉइंट की। मुझे, आपको, हम दोनों को मालूम है कि शोल्डर जॉइंट इज द मोस्ट कॉमन जॉइंट इन द बॉडी टू अंडरगो डिसलोकेशन एंड ऑल्सो टू अंडरगो रेकरेंट डिसलोकेशन। तो मैटसन क्लासिफिकेशन उसी के साथ डील करती है। मैटसन क्लासिफिकेशन में हमने अपने पेशेंट को दो ग्रुप में बांट लिया, टब्स, टॉर्न, लूज। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। एम्ब्री, बॉर्न, लूज। ये टब्स और एम्ब्री बेसिकली एक्रोनिम है, निमोनिक है, जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले टब्स देखते हैं। देखो जी, मान लीजिए मैं आपका पेशेंट हूं, डिसलोकेशन हुई मुझे शोल्डर जॉइंट की राइट साइड में, और कैसी हुई? एंटीरियर, मोस्ट कॉमनली तो एंटीरियर ही होती है। मैं आपके पास आया, आप बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन बन चुके, आपने क्या किया? कॉकर मैनूवर, स्टिम्सन मैनूवर, हिपोक्रेटिक मैनूवर लगा के मेरा शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन एकदम ठीक कर दिया। आपने ठीक कर दिया, उसके बावजूद मेरा शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल है आगे वाले हिस्से से लूज रहेगा, आगे वाले हिस्से में से लूज ही रहेगा। तो अगर पहली डिसलोकेशन राइट साइड पे हुई है, एंटीरियर डायरेक्शन में हुई है, इसके कारण, ट्रॉमा के कारण, गिरने के कारण, तो अगली डिसलोकेशन, रिपीट डिसलोकेशन भी उसी साइड में होगी, इसी साइड में होगी। सो इफ द फर्स्ट डिसलोकेशन इज ड्यू टू ट्रॉमा, second dislocation, repeat dislocation will be on the same side of initial trauma। काफी चांस है कि अगर पहली डिसलोकेशन राइट साइड पे हुई है तो अगली डिसलोकेशन भी राइट साइड पे ही होगी। अगर पहली डिसलोकेशन एंटीरियर है राइट साइड पे, सेम साइड पे, तो दूसरी डिसलोकेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। जब शोल्डर जॉइंट की ट्रॉमा के कारण डिसलोकेशन होती है तो साथ में क्या होता है? बैनकार्ट लीजन। आपको पढ़ा हुआ है, आपको पता है बैनकार्ट लीजन क्या होता है? डैमेज टू द ग्लीनॉइड, डैमेज टू द ग्लीनॉइड। राइट, और आपको मालूम है कि अगर बैनकार्ट लीजन हो गया तो ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी। आपको क्या करना है? एंकरिंग। या आप ओपन सर्जरी से कर सकते हो या आर्थोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से कर सकते हो। वापस आते हैं दूसरी तरफ, एम्ब्री, बॉर्न, लूज। वैसे तो हर तरह का, हर किसी में शोल्डर जॉइंट जो है दैट इज प्रोन टू डिसलोकेशन, बट किसी किसी लोगों में डिसलोकेशन के चांस बहुत ही ज्यादा होते हैं। जैसे कंजेनिटल तरीके से किसी पेशेंट में वीक लिगामेंट है, वीक कैप्सूल है। ये किसमें हो सकता है? मार्फन सिंड्रोम में, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। ये किन में हो सकते हैं ज्यादा चांस डिसलोकेशन में, डिसलोकेशन के? अगर किसी पेशेंट का बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्या? ग्लीनॉइड कैविटी, ग्लीनॉइड कैविटी बहुत ही ज्यादा छोटी है, ह्यूमरस का हेड एकदम फ्लैट है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शोल्डर जॉइंट के अंदर बने रहने में, तो इस पेशेंट में तो जो डिसलोकेशन बार बार होगी, बड़ी बार होगी, दोनों तरफ होगी। एट्रोमैटिक मतलब कि ये जो डिसलोकेशन है ये कैसे होगी? ट्रिवियल ट्रॉमा के साथ, मतलब मामूली ट्रॉमा के साथ, जरा सी चोट लगी, ओ जी पेशेंट को डिसलोकेशन। राइट, और ये मल्टी डायरेक्शनल होगी क्योंकि कैप्सूल तो आगे से भी वीक है, पीछे से भी वीक है, नीचे से भी वीक है, और दोनों तरफ वीक है। राइट साइड पे भी वीक है, लेफ्ट साइड पे भी वीक है। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों तरफ बार बार क्या होगी? रेकरेंट
डिसलोकेशन शोल्डर जॉइंट, राइट। किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, एंटीरियर में, पोस्टीरियर में, इंफीरियर में। अब ऐसे मरीजों का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, रिहेबिलिटेशन। हम उसे बताएंगे भाई कि तेरे जॉइंट्स, तेरे लिगामेंट, तेरा कैप्सूल वीक है, तेरे को डिसलोकेशन हो सकती है, तो पंगे मत ले। रग्बी मत खेलना, टकराना मत लोगों से इधर उधर, बिना मतलब के पंगे मत लेना, गिरने का चांस जिसमें हो ऐसी वाली गेम मत खेलना। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसमें सर्जरी करने का प्लान करते हैं, राइट, तो हम क्या करेंगे, इंफीरियर कैप्सुलर शिफ्ट। जरा देखिए मेरी ड्राइंग, आपको मालूम ही है, ऐसी ही है। मान लीजिए ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, आपके पेशेंट के शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल थोड़ा सा वीक है। लो जी, आपने करना क्या है, शोल्डर जॉइंट को अप्रोच करना है नीचे से और एक्सेस कैप्सूल जितना है उतना आपने काट देना। जितना बचा हुआ कैप्सूल है उसको आपने खींचना है इस तरफ। कैसे? ये बचे हुए कैप्सूल को आप क्या करेंगे, खींच के दूसरी तरफ लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा रह गया था तो अब ये क्या हो जाएगा, टाइट। अब ये शोल्डर जॉइंट को थोड़ा सा स्टेबल कर देगा। देखो अभी कितना छोटा है, कितना टाइट है, और पहले कैसा था, ऐसा बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा लूज। अच्छा, उसी तरह ये दो नेम्ड सर्जरीज हैं शोल्डर जॉइंट को स्टेबल करने के लिए। पुट्टी प्लाट ऑपरेशन। पुट्टी प्लाट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, डबल ब्रेस्टिंग ऑफ सब स्कैपुलरिस। देखो जी, ये मान लीजिए सब स्कैपुलरिस है, उसका टेंडन, राइट। आपने क्या किया, बीचों बीच में से ऐसे काट दिया, बीचों बीच में से आपने ऐसे काट दिया, दो टुकड़े हो गए इसके, राइट। अब आपने क्या करना है, एक टुकड़े को ले आना है ऐसे, इस तरह से, राइट, और यहां पे आपने सिल देना। अब देखो ये थोड़ा छोटा भी हो गया और बहुत ज्यादा मोटा और मजबूत भी हो गया। ये है पुट्टी प्लाट ऑपरेशन। फिर आया ब्रिस्टो लटारजेट ऑपरेशन। किसी पेशेंट में मान लीजिए ग्लिनोइड कैविटी बहुत ही छोटी है, ह्यूमरस का हेड बहुत ही बड़ा है। अब इसको बड़ा करने के लिए आपने क्या करना है, ऑस्टियोटोमी। किसकी? कोराकॉइड प्रोसेस की। आपने क्या किया, कोराकॉइड प्रोसेस को बोला कि जो कोई काम तो करता नहीं, चल तेरे को यहां जोड़ देते हैं, कोराकॉइड प्रोसेस। देखो जब आपने कोराकॉइड प्रोसेस को साथ में जोड़ दिया तो अब आपके पेशेंट की जो ग्लिनोइड कैविटी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई, बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई। तो ये अलग अलग तरीके हैं डील करने के रेकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, राइट। नाउ आई बिलीव समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर छोड़ें प्लीज, राइट। ऑल द बेस्ट। मैं जल्दी एक और शॉर्ट वीडियो के साथ वापस मिलूंगा आपसे।